नमस्कार मित्रों, सीडीपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विनय श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बाल विकास बाल मनोविज्ञान के कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक विकास, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने बाल मनोविज्ञान और बाल शिक्षण शास्त्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम इन्हीं के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों का विकास कैसे होता है, बच्चों का नैतिक तर्कड़ा कैसे होती है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। इसके बारे में आज हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए हम आज दिन दोनों टॉपिक को कवर करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत। सबसे पहले हमारा है जीन पियाजे का सिद्धांत। देखिए, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत उसको कहते हैं पाइगेट थ्योरी ऑफ द मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? पिगेट थ्योरी ऑफ मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। और जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो सबसे पहले अब आपके अंदर ये सवाल आएगा कि ये संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? तो जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम बताते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है एक तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान का एक ऐसा ब्रांच होता है, एक ऐसी कह सकते हैं कि एक ऐसा ब्रांच या एक तरह से ऐसी क्षेत्र होता है जिसके द्वारा हम सूचना प्रसंस्करण या भाषा सीखने की शैली को जानते हैं। वही हमारा क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाते हैं। उसी को हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो जो पियाजे जी हैं, उन्होंने बच्चों का जो विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, कैसे होता है, कितने चरण में होता है, किस तरीके से होता है, इन्होंने इसके बारे में अपना पूरा सिद्धांत दिया हुआ है। हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो सिद्धांत है, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे से की पॉइंट हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। तभी जाकर के हम समझ पाएंगे कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। उसको जानने के लिए हमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिसको जानना हमको बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए हम एक तरीके से जितने भी इनके कीवर्ड हैं उस कीवर्ड को जब तक समझ लेंगे हमें पता चलेगा कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा का मतलब होता है जानकारी का संग्रह। स्कीमा होता है जानकारी का संग्रह, लेकिन जो जानकारी होती है वह एक तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए, एक सिस्टमैटिक होनी चाहिए। तो जिस तरह से एक जानकारी उसको सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम अरेंज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? स्कीमा। क्या कहलाता है? हमारा स्कीमा। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं संगठन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन यहां गलत हो गया है, यह है संगठन। संगठन इसको बोलते हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी जानकारी को व्यवस्थित करना, किसी भी जानकारी को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? हमारा संगठन। किसी भी जानकारी को अगर हम व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो हमारे संगठन के अंदर आता है। चलिए तीसरा पॉइंट आता है हमारा, तीसरा है हमारा समावेशन या समष्टीकरण। समावेशन या समष्टीकरण को ही कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? समावेशन या समष्टीकरण को ही कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन, समावेशन वो होता है जब पुरानी जानकारी में हम कोई नई जानकारी को समाहित करते हैं तो उसको हम कहते हैं समावेशन। समावेशन क्या होता है कि जब हम किसी पुरानी जानकारी में किसी नई जानकारी को समाहित करते हैं तो उसको कहते हैं क्या? समावेशन। लेकिन कंडीशन ये चीज है कि जब किसी पुरानी जानकारी में हम नई जानकारी को समाहित करते हैं तो दोनों में क्या होना चाहिए? विरोधाभास नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एक लड़की अपने पिता से चलते हुए कहती है कि पापा वो देखो कौवा, वो देखो कौवा आसमान में उड़ रहा है। फिर अगले दिन वो लड़की कह रही है पापा वो देखो पतंग, वो भी आसमान में उड़ रहा है। तो वहां पे वो लड़की बोले कि पतंग भी कौवा है, लेकिन उसके पिताजी ने कहा नहीं बेटा, पतंग अपनी जगह पतंग है, कौवा अपनी जगह कौवा है, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन उड़ते दोनों आसमान में ही हैं। तो इस तरीके की जानकारी यानी पुरानी जानकारी से कौवे से ही पतंग का
एक ही आसमान में उड़ने की जानकारी हो गई तो उसी को हम क्या कहते हैं, समावेशन। उसको क्या कहते हैं, समावेशन। यानी पुरानी जानकारी से नई जानकारी को प्राप्त होना ही हमारा क्या कहलाता है, समावेशन, समष्टीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है हमारा, दूसरा है समायोजन। दूसरा है क्या है, समायोजन। समायोजन की बात करते हैं हम। दूसरा है हमारा समायोजन। समायोजन, समायोजन क्या होता है, समायोजन को हम कहते हैं, समायोजन को हम कहते हैं एकोमोडेशन। समायोजन क्या होता है, समायोजन को कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक। इसमें क्या होता है, बिना किसी सहायता से बच्चे के अंदर वर्गीकृत करने की क्षमता, वर्गीकरण करने की क्षमता ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा समायोजन कहलाता है। बिना किसी जानकारी के, जैसे हम उदाहरण के तौर पे एक आपको सबसे आसान उदाहरण बता रहे हैं। जैसे अगर कोई बच्चा कोई कोयल देखता है, कोयल क्या करती है, कू कू करती है, वो काली है। फिर बच्चे ने देखा कौवे को, तो कौवा क्या किया, वो भी काला। तो बच्चा कोयल और कौवे में कोई अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसकी आवाज को सुनता है कि कोयल कू कू करती है, कौवा काव काव करता है, तो उससे उन दोनों के बीच का अंतर वो खुद से समझ जाता है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। तो उसी को हमारा क्या कहते हैं, समायोजन। क्या कहते हैं, समायोजन। बिना किसी की सहायता से अगर बच्चा किन्हीं दो चीजों में भेदभाव, दो चीजों में वर्गीकृत करना सीख जाता है, तो उसी को हमारा क्या कहते हैं, समायोजन। आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं पियाजे से संबंधित कुछ शब्द। पियाजे से संबंधित कुछ शब्द जिनके बारे में जानना, ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम में हर बार आते हैं। संक्रिया, स्कीमा, वस्तु अस्थायित्व, जीववाद, अविलोम्यता, संरक्षण का अभाव, मूल प्रवृत्ति, ये सब सीटेट के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। हर बार इनसे एक दो क्वेश्चन आना होता है। स्कीमा क्या है, स्कीमा हमारा सबसे पहले है संक्रिया। संक्रिया क्या होती है, संक्रिया वस्तु अस्थायित्व, जीववाद और उसके बाद अविलोम्यता, अविलोम्यता होती है। उसके बाद संरक्षण का अभाव, मूल प्रवृत्ति, व्यवहार, अनुकरण, ये सब इतनी चीजें हैं, ये सब हमारी आती हैं, इस चीजों में आती हैं। चलिए संक्रिया की बात करते हैं। संक्रिया क्या होता है, संक्रिया क्या होता है, संक्रिया वो चीज होती है अगर बच्चे को किसी भी चीज को तोड़ मोड़ कर वही चीज ला देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संक्रिया। किसी भी चीज को अगर तोड़ दो, बच्चा उस चीज को जान समझ जाए, तो वो चीज क्या कहलाती है, हमारी संक्रिया। क्या कहलाती है, संक्रिया। यानी कि किसी भी चीज को तोड़ मोड़ कर पुनः उसी की स्थिति में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्रिया। क्या कहलाती है, संक्रिया। जैसे बच्चा अगर कोई खिलौना लेता है, उस खिलौने के सभी पार्ट्स को तोड़ दे, खोल दे, खोलने के बाद फिर उस खिलौने के सभी पार्ट्स को बना करके वही खिलौना बना दे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, संक्रिया। कौन सी प्रक्रिया आती है, उसको क्या कहते हैं हम, संक्रिया। ठीक है। दूसरा रहा वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व क्या होता है, आभास होना। वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है आभास होना। जैसे वस्तु अस्थायित्व, जैसे अगर बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते उसे भूख लग गई, भूख लगने के बाद दौड़ते दौड़ते घर के अंदर आया और बोला माँ माँ माँ, माँ को खोजने लगा। उसकी माँ घर में मौजूद नहीं है, फिर भी उसको उसकी अपनी माँ के होने का आभास होता है। यही उसका क्या कहलाता है, वस्तु अस्थायित्व। मतलब आभास होना, जो चीज मौजूद नहीं हो उसके बाद उसका वहां पर मौजूद होना ही उसको क्या कहलाता है, वस्तु अस्थायित्व। क्या कहलाता है हमारा, वस्तु अस्थायित्व। तीसरा पॉइंट आता है जीववाद। क्या है, जीववाद। जीववाद क्या है, जीववाद बच्चों के अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है जिससे वे सभी वस्तुओं को जीवित समझते हैं, जिससे वे सभी वस्तुओं को जीवित होना समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी घर के अंदर बच्चे जो होते हैं किसी खिलौने से खेलते रहते हैं और ये कहते हैं हट जाओ नहीं तो एक मेरी गाड़ी आपको दबा देगी। तो बच्चों के इस प्रकृति की जो प्रकृति होती है ना, वो बच्चों के अंदर जीववाद की चीजें होती हैं। यानी हर निर्जीव चीजों में बच्चों को सजीव चीजें दिखना ही वो क्या कहलाता है, जीववाद। हर निर्जीव चीजों में सजीव चीजें दिखना ही बच्चों के अंदर क्या कहलाता है, हमारा जीववाद कहलाता है। तीसरा है अविलोम्यता या अनुत्क्रमणशीलता।
इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है वो बच्चों की, इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है वो बच्चों के अंदर की ये प्रकृति जो होती है, मतलब पुरानी अवस्था में अगर कोई चीज या किसी भी चीज को बच्चे उसके अवस्था में या उसकी चीजों में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन फिर दोबारा उसी उसके वर्तमान स्थिति में ना ला सकें, तो उसी को अविलोम्यता कहते हैं। जैसे अगर हम बच्चे से यह कह दें कि 5 + 2 = 7 लाओ, तो बच्चा क्या करेगा, 5 में 2 ऐड करके 7 तो ला दिया, लेकिन अगर मैं बात करूं कि 7 से तुम 5 लाओ, तो बच्चा ना समझ सके। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है वह होती है अविलोम्यता या अनुत्क्रमणशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? अविलोम्यता या अनुत्क्रमणशीलता कहलाती है। तीसरा होता है संरक्षण का अभाव। तीसरा क्या होता है? संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव क्या होता है? बच्चों के अंदर यह प्रवृत्ति पाई जाती है, संरक्षण का अभाव पाया जाता है। बच्चों में इस प्रकार की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो बच्चों में संरक्षण का अभाव पाया जाता है। जैसे संरक्षण का अभाव क्या होता है? जैसे किसी भी चीज में अगर आप थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दो, किसी भी चीज में अगर आप थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दो और बच्चा उसकी मूल प्रवृत्ति को ना समझ पाए, तो वही चीज होता है संरक्षण का अभाव। बच्चे के अंदर क्या होता है? संरक्षण का अभाव। जैसे मान लीजिए मिट्टी का कोई खिलौना है, कच्ची मिट्टी का कोई खिलौना है, अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दिया और बच्चा ये न समझ पाए कि ये वही पुरानी ही चीज है, तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति बच्चों के अंदर पाई जाती है वही क्या कहलाती है? हमारा संरक्षण का अभाव। क्या कहलाता है? संरक्षण का अभाव। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। क्या आता है हमारा? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में क्या आता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में ये आता है कि जैसे बच्चों के अंदर, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में होता है कि बच्चों के अंदर हमेशा रोना गाना, हर चीज की एक नई नई तरीकों के आविष्कार करना, एक तरीकों की अलग से प्रवृत्ति होती है जो खुद उनके अंदर अपने आप उत्पन्न होती है। यही बच्चों के अंदर की जो प्रवृत्ति होती है उसी को कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। यही क्या कहलाता है? हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। ठीक है। चौथा पॉइंट आता है अनुकरण। बच्चों के अंदर सबसे अच्छी प्रवृत्ति आती है कि बच्चे अनुकरण करना सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण करना सीखते हैं। जैसे मम्मी पापा बोलना, चाचा चाची बोलना, दादा दादी बोलना, ये सब बच्चों के अंदर एक अच्छी से प्रवृत्ति होती है। यही होता है बच्चों के अंदर की प्रक्रिया, अनुकरण। ठीक है। हमने आपको समझा दिया संक्रिया क्या होती है। संक्रिया क्या होती है? संक्रिया ये होती है, हमने बताया कि संक्रिया होती है कि किसी भी वस्तु को, चलिए एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं। संक्रिया क्या होता है कि किसी भी वस्तु को तोड़ मोड़ कर पहले जैसे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्रिया। किसी भी वस्तु को तोड़ मोड़ कर पहले जैसे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी संक्रिया। क्या कहलाती है? संक्रिया कहलाती है। दूसरा आता है वस्तु अस्थायित्व या स्कीमा। ठीक है। यानी कि आभास होना या अस्थायित्व होना। जैसे अगर कोई भी वस्तु प्रेजेंट नहीं है, कोई भी वस्तु उपस्थित नहीं है, उसके बाद भी उसका उपस्थित होना बच्चे के अंदर आभास हो, तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है हमारी क्या कहलाती है? वस्तु अस्थायित्व या स्कीमा कहलाती है। ठीक है। तीसरा है जीववाद। जीववाद क्या होता है? जीववाद का मतलब यह है कि जीवित होने का भ्रम की स्थिति बच्चों के अंदर पाई जाती है। जैसे मैंने कहा कि हर एक निर्जीव वस्तु बच्चों को सजीव ही दिखता है, तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है वह उसके अंदर जीववाद को उत्पन्न करती है। ठीक है। चौथा पॉइंट है अविलोम्यता या अनुक्रमणशीलता। मैंने क्या कहा कि बच्चा इस अवस्था में, बच्चों के अंदर इस प्रकार की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, इसमें क्या करता है बच्चा, अगर किसी भी चीज की पुरानी स्थिति में ना ला सके, उसकी स्थिति परिवर्तन के पुरानी स्थिति में ना ला सके, तो इस प्रकार की स्थिति को अविलोम्यता या अनुक्रमणशीलता कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आपका है संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव क्या होता है कि मूल प्रवृत्ति में थोड़ा परिवर्तन करने पर पुराने प्रवृत्ति को भूल जाना ही क्या कहलाता है? संरक्षण का अभाव। मूल प्रवृत्ति में थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, यानी कि अगर किसी मिट्टी के खिलौने में, कच्ची मिट्टी के खिलौने के
किसी भी पार्ट्स बर्तन में या खिलौने में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दो और बच्चा वो न समझ पाए कि ये वही खिलौना है, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति आती है बच्चों के अंदर, क्या कहलाती है? हमारी संरक्षण का अभाव। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संरक्षण का अभाव किस में पाया जाता है बच्चों के अंदर? अविलोम्यता, अनुत्तर जीववाद किस में पाया जाता है? पूछ देगा जीववाद किससे संबंधित है? जीन पियाजे से संबंधित है, कोहलबर्ग से संबंधित है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन, ये जो हमारे पॉइंट हैं, ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आ जाते हैं कि जीववाद किससे संबंधित है, स्कीमा का संबंधित किसी से, वो सब पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ ऐसे आते हैं। तीसरी चीज आती है हमारी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण। अब हम बात करेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण कितने हैं, कितने चरण में बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। हमने बताया कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उस संज्ञानात्मक विकास बच्चे के अंदर किस चरण से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक चरण होते हैं वो हमारे 4 चरणों से होते हैं, वो हमारे जो होते हैं कि 4 चरणों से होते हैं। कितने चरण से होते हैं? हमारे 4 चरणों में इनके चरण होते हैं, ठीक है। तो 4 चरणों में जो सबसे पहला चरण है, इन 4 चरणों में जो हमारा सबसे पहला चरण है वह एक है संवेदी पेशी इंद्रियजनित इंद्रियगामित अवस्था। क्या कौन सी अवस्था होती है? कौन कौन सा है? यह है हमारा संवेदी पेशी इंद्रियजनित इंद्रियगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। इसमें जो जो चीजें आती है, देखिए, जब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, उस संज्ञानात्मक विकास का जो पहला चरण होता है वह संवेदी पेशी चरण होता है, या उसको आप कह सकते हैं इंद्रिय जनित चरण भी कह सकता है, या उसको इंद्रियगामक अवस्था भी कह सकता है। और यह अवस्था बच्चों के अंदर 0 से 2 साल के बच्चों के अंदर पाया जाता है। यह अवस्था होती है बच्चों के 0 से 2 वर्ष के अंदर पाया जाता है। आपसे प्रश्न कर देगा कि संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रियजनित अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था का वर्ष कितना है? 0 से 2 साल, 0 से 4 साल, 0 से 6 साल, 0 से 8 साल, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। तो आप कितना देख रहे हैं, कितना है? 0 से 2 वर्ष का है। इसका संवेदी पेशी नाम से भी जानते हैं, इंद्रियजनित के नाम से भी जाना जाता है, इंद्रियगामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई एक नाम दे देता है, ठीक। अब इस अवस्था में बच्चों के अंदर क्या क्या विकास होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला है कि बच्चों के अंदर मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है। बच्चों के अंदर क्या होता है? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का मतलब क्या होता है कि मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का मतलब ये होता है कि बच्चों के अंदर जो व्यवहार होता है, बचपन से जो व्यवहार पाया जाता है वो किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। जैसे बच्चे को रोना, हंसना, गाना, गुनगुनाना, देखना, ये सब बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, बाकी बच्चे खुद देख करके इस समाज से सीखते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है बच्चों के अंदर, इस प्रकार का जो व्यवहार होता है उसी को कहते हैं मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, ठीक है। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, ठीक है। दूसरा हमारा है वस्तु अस्थायित्व। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है कि बच्चों के अंदर अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, उसके अंदर, उसके बाद भी बच्चों को इस तरीके का आभास होना ही उसको क्या कहलाता है? वस्तु अस्थायित्व। आपसे पूछ देगा जीन पियाजे के किस अवस्था में बच्चों को वस्तु अस्थायित्व का ज्ञान होता है? आपसे पूछ देगा 0 से 2 साल, 4 से 6 साल, 6 से 8 साल। तो इस प्रकार की जो अवस्था पूछ देगा वो आपके ऐसे नहीं, तो आपको क्वेश्चन में दे देगा, आपको इस तरह के क्वेश्चन में दे देगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बच्चों के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। तो कौन सा है? संवेदी पेशी, इंद्रिय पेशी, इंद्रियगामक, कोई भी एक नाम दे देगा। उसमें पूछ देगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में मूल प्रत्यात्मक व्यवहार पाया जाता है। तो कौन सा है? 0 से 2 वर्ष। कौन सा है? 0 से 2 वर्ष। और वस्तु अस्थायित्व भी 0 से 2 वर्ष। और अनुकरण करने की क्षमता, अब बात मैं करता हूं अनुकरण करने की क्षमता। तो जीन पियाजे
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो पहला चरण होता है संवेदी पेशी जनक जो होता है, उसमें बच्चों के अंदर अनुकरण करने की क्षमता पाई जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि माँ बाप के सामने कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे उसका अनुकरण करें। तो बच्चों के अंदर अनुकरण करने की क्षमता होती है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, 0 से 2 वर्ष का होता है, तो लोग कहते हैं बेटा पापा, बेटा मम्मी, बेटा नाना, तो बच्चा क्या बोलता है? पापा, पा, माँ, ना। तो बच्चा क्या करता है? उसका अनुकरण करता है। तो यही अवस्था, यही करने की प्रक्रिया ही बच्चों के अंदर हमारे संवेदी पेशी अवस्था में आता है। ठीक है। तीसरा होता है मानसिक निरूपण। कौन सा होता है? मानसिक निरूपण। मानसिक निरूपण का मतलब क्या होता है? कि बच्चा खुद का एक वैज्ञानिक होता है। मानसिक निरूपण का मतलब क्या होता है? मानसिक निरूपण का मतलब यह होता है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। मानसिक निरूपण का मतलब कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। जैसे किसी खिलौने पे खेलता है, तोड़ता है, बनाता है, नए नए आविष्कार करता है, तो इस तरीके की जो बच्चे के अंदर विकास होता है वो मानसिक निरूपण का विकास होता है। मानसिक में उसके तरह तरह के नए नए खोज, नए नए आविष्कार इस तरीके के आते हैं। चौथा होता है, पांचवा होता है आपका इंद्रियों से सीखना। इस काल की अवस्था में 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो इंद्रियजनित इंद्रियगामिक अवस्था होती है, ये बच्चों के अंदर इंद्रियों से सीखता है। किससे सीखता है बच्चा? इंद्रियों से सीखता है। अब हम बात करते हैं दूसरा, जीन पियाजे का जो दूसरा विकास, जीन पियाजे का जो दूसरा चरण है, इसको दूसरे चरण को कहते हैं, जीन पियाजे के जो दूसरा चरण है उस दूसरे चरण को कहते हैं इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या उसका एक और नाम है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। कौन कौन सा अवस्था कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। ये इसका कार्यकाल कितना होता है? 2 से 7 वर्ष तक। अब आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा सीटेट में कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है बच्चों? 2 से 7 वर्ष तक होता है। अब उसके अंदर जितने पॉइंट हैं, हम एक एक पॉइंट को आराम से आपको समझा रहे हैं। देखिए, इसके अंदर बच्चों के अंदर अविलोम्यता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? अविलोम्यता का गुण पाया जाता है। जैसे अगर बच्चे को मैं कह दूं 5 + 2 = 7 कर दो, तो बच्चा क्या करेगा? 5 + 2 = 7 तो कर देगा, लेकिन उसके बाद बच्चा क्या करेगा? 7 कर तो कर देगा, लेकिन जैसे अविलोम्यता के केस में अगर मैं बच्चे से कह दूं कि व से क बना दो, तो क तो बना दिया, लेकिन अगर मैं कह दूं कि इससे पुनः ये बनाओ, तो ये क से वह ना बना पाएगा। इस प्रकार के जो गुण पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा, संरक्षण का अभाव। मैंने क्या बोला था कि बच्चे के अंदर अगर किसी चीज को तोड़ मटोल के कर दो, तो बच्चा क्या करता है? उस चीज को दोबारा नहीं ला सकता है, नहीं पा सकता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? संरक्षण का अभाव। बच्चों के अंदर सामाजिक खेल का विकास होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि जीन पियाजे के किस चरण में बच्चों के अंदर सामाजिक विकास होता है? किसका विकास होता है? सामाजिक खेल का विकास होता है। तो जो सामाजिक खेल का विकास होता है वो किसमें होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। इसी अवस्था में बच्चों के अंदर खेल का शैक्षिक महत्व भी होता है। इसी को क्या कहते हैं? खेल का शैक्षिक महत्व भी इसी में बच्चा देता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में बच्चा क्यों और कैसे का क्वेश्चन पूछता है। जैसे बच्चे से कह दीजिए बेटा जहाज आसमान में उड़ता है, तो बच्चा पूछेगा क्यों? आसमान में क्यों उड़ता है, नीचे क्यों नहीं उड़ता? कैसे उड़ता है? तो बच्चे इस तरीके के जो प्रश्न करते हैं, क्यों और कैसे का जो प्रश्न करते हैं, वो बच्चे किसमें करते हैं? वो करते हैं पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका कार्यकाल कितना होता है? 2 से 7 वर्ष तक। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा सेटेट में कि क्यों और कैसे का प्रश्न बच्चे जीन पियाजे के किस चरण में करते हैं। तो कौन सा चरण हमारा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में आता है। ठीक है। उसके बाद जीववाद, ये पूछ देगा जीववाद किस में आता है? जीववाद मैंने क्या बताया कि बच्चे के अंदर हर एक चीज क्या करते हैं? जीवित दिखाई देती है। चाहे वो निर्जीव हो तो भी उनको जीवित दिखेगा, सजीव तो सजीव दिखेगा ही चाहिए। तो इस प्रकार की जो चीजें आती हैं बच्चों के अंदर हमेशा
आती हैं, बच्चों के अंदर हमेशा सेकंड स्टेज में आती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों के अंदर एक चीज और आता है, गिनती वर्णमाला क्रम का याद करना। गिनती वर्णमाला क्रम का याद करना, यह भी किस में होता है, यह भी बच्चों के अंदर हमारा 2 से 7 वर्ष की अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में आता है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित, अंतर्मुखी, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित, अंतर्मुखी प्रक्रिया किसमें आती है, जीन पियाजे के किस चरण में आता है। तो आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित, अंतर्मुखित जो होना, ये बच्चों का जो दूसरा चरण होता है, जिसका नाम है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, उसी के अंदर बच्चों के अंदर हमेशा आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित और अंतर्मुखी की क्रिया आती है। ठीक है, अब हम जीन पियाजे का जो तीसरा चरण है, उसको कहते हैं, जीन पियाजे के तीसरे चरण को करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को ठोस अवस्था भी कहते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो तीसरा चरण है, उसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलता है। आपसे प्रश्न कर सकता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस अवस्था का कार्यकाल कितना है, तो कितना है, 7 से 11 वर्ष। फिर आपसे पूछ देगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस अवस्था के अंतर्गत कितनी चीजें आते हैं, गणितीय संक्रिया किसमें आता है, तो आपका मूर्त संक्रियात्मक आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें जितने पॉइंट हम उसको कवर करते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस अवस्था में क्या क्या आता है, विलोमीयता। इस केस में बच्चों के अंदर विलोमीयता पाई जाती है। जैसे बच्चे को अगर मैं कह दूं कि 3 + 7 = 10, अब मैं बच्चे से कह दूं कि इस 10 से आपको 7 लाना है, तो बच्चा तुरंत करेगा 10 - 3 = 7, यानी कि बच्चों के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, विलोमीयता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है बच्चों के अंदर, विलोमीयता का गुण पाया जाता है। यानी कि किसी वस्तु की ओरिजिनल स्थिति से फाइनल स्टेज में ले जाना, फाइनल से ओरिजिनल में लाना, इस प्रकार का गुण पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हमारा विलोमीयता का गुण। दूसरा, संरक्षण, बच्चों के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, इसके पहले वाली अवस्था में, दूसरी अवस्था में बच्चों के अंदर संरक्षण का अभाव होता है, लेकिन इस अवस्था में बच्चों में संरक्षण का अभाव नहीं होता है। अर्थात हम बात करते हैं संरक्षण का अभाव नहीं होता, जैसे अगर हम किसी भी वस्तु की मूल अवस्था में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर देंगे, बच्चा पहचान जाएगा कि ये वही चीज है। तो इस प्रकार का जो गुण पाया जाता है बच्चों के अंदर, संरक्षण का अभाव नहीं होता है, अर्थात वो उसकी मूल प्रवृत्ति को पहचान जाने की प्रक्रिया ही किस में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अथवा ठोस अवस्था में आती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है क्रम आरोही अवरोही। इस अवस्था में, किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे गिनती, पहाड़ा, गुणा, गणित, जोड़ भाग सबको आरोही क्रम में करना, अवरोही क्रम में करना, जितनी भी गणितीय संक्रियाएं होती हैं सबका सही कैलकुलेशन किस अवस्था में करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। किस में करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है श्रृंखला। श्रृंखला माने निश्चित क्रम में बढ़ना, घटना, माप तोल, इस तरीके की जो प्रक्रिया आती है, किसमें आती है, हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आपसे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि बच्चों के अंदर गणितीय संक्रियाएं करने का प्रक्रिया जीन पियाजे के किस चरण में आता है। तो आपने पढ़ा है कि गणितीय संक्रिया हमेशा जीन पियाजे के तीसरा चरण यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, जिसका कार्यकाल कितना होता है, 7 से 11 वर्ष तक होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बच्चों के अंदर समानता और अंतर, बच्चों के अंदर समानता और अंतर होना, वो किस समानता और अंतर होना वो किस चीज में आता है, कौन से चरण में आता है, तो बच्चों के अंदर समानता और अंतर होना वो किस में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अथवा ठोस अवस्था में आता है। ठीक है, उसके बाद बहिर्मुखी की प्रक्रिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के अंदर बहिर्मुखी होना क्या होता है। बच्चों के अंदर बहिर्मुखी यानी कि वाह जगत का ज्ञान होना, बच्चों के अंदर वाह जगत का ज्ञान होना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना होना, इस तरीके का जो भावना आती है वो बच्चों के अंदर किस में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। किस में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि जीन पियाजे का वह कौन सी अवस्था है
जिसमें बच्चों के अंदर बहिर्मुखी का विकास होता है। किसमें होता है? वह होता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अथवा हमारा 7 से 11 वर्ष की एज के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका अंतिम लास्ट चरण जो है जीन पियाजे का, जो अंतिम है, चौथा है, वो है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा है ये हमारा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके पहले हमने पढ़ा था मूर्त, अब पढ़ा हमने अमूर्त। अमूर्त का मतलब ये होता है कि जिसकी हम कल्पना कर सकें, मतलब इमेजिनेशन कर सकें, वो उस तरीके की चीजें हैं। और ये जो अमूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था होती है, ये कितनी होती है? 11 से 15 वर्ष के अंदर। आप कहते हैं ना, सोचने समझने की क्षमता का विकास किसमें होता है? बच्चों में हमेशा 11 से 15 साल, यानी 11 साल के एबव के बच्चों में ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके में इस चौथे चरण जो होता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो चौथा चरण होता है, वो होता है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक। कौन कौन सा होता है? वो हमारा होता है अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक होता है। ठीक है, ये हमारा 11 से 15 वर्ष तक का होता है। ठीक, इसमें बच्चों पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चों के अंदर अमूर्त चिंतन करने का विकास होता है। कौन सा होता है? अमूर्त चिंतन करने का विकास होता है। जैसे बच्चा हर चीज कल्पना कर सकता है। अगर हमने बच्चों को दे दिया कि हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज के पॉइंट x1 y1 है, x2 y2 है और ये है हमारा x3 y3 है, तो मैं कह दूं बच्चे इसका जो है त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल निकालो, तो बच्चा इसका जरूर सोचेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत चाहिए? हमको चाहिए फार्मूले की जरूरत, इसकी सूत्र की जरूरत चाहिए। तो बच्चा उसको सोचेगा कि सूत्र कैसे होता है, तो सूत्र सोचेगा, फिर उसके बाद निकालेगा। यानी बच्चों के अंदर किसका होगा? अमूर्त चिंतन का विकास हो गया। दूसरा, तार्किक चिंतन का विकास होता है। बच्चों के अंदर लॉजिकल सोच, थॉट्स, यानी कि बच्चों के अंदर तार्किक सोच का विकास हो गया है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है निष्कर्ष अनुमान निकालने का गुण। बच्चों के अंदर इस अवस्था में, किसमें? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था में बच्चों के अंदर निष्कर्ष या अनुमान निकालने का गुण आ जाता है। ठीक है, आ जाता है। अब हम बात करते हैं ये इसके क्वेश्चन कैसे पूछेगा। हमने तो आपको थ्योरी, अब आपसे क्वेश्चन ही पूछ देगा कि जीन पियाजे की वह कौन सी अवस्था है, किस साल कितने वर्ष की अवस्था होती है जिसमें बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन का विकास होता है। तो कौन सी अवस्था है? वो हमेशा औपचारिक चिंतन है। कौन सा है? औपचारिक या अमूर्त है। पूछ देगा कितनी अवस्था तक होती है, तो 11 से 15 वर्ष तक। फिर क्वेश्चन कर देगा जीन पियाजे का वह कौन सा चरण है जिसमें निष्कर्ष और अनुमान निकालने का बच्चों के अंदर गुण आता है। तो कौन सा गुण है? वो हमारा 11 से 15 वर्ष का है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा बच्चों के अंदर अमूर्त चिंतन का विकास। बच्चों के अंदर अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में आता है? वो हमारा जीन पियाजे के अमूर्त चिंतन यानी कि औपचारिकता के केस में आता है। ठीक है, तो ये हमारा जीन पियाजे के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आप जीन पियाजे के 4 चरण पढ़ लें, 4 चरण के अंदर क्या क्या होता है, उन 4 चरणों से ही क्वेश्चन कैसे आते हैं हमने आपको इसको बताया। अब हम आपको दूसरा इसके बाद आता है जीन पियाजे का भाषा एवं विचार की बात कर रहा हूं। ठीक है, जीन पियाजे की एक बुक थी जिसका नाम था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। जीन पियाजे की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड। इस पुस्तक का नाम है। ठीक है, इन्होंने इसमें ऐसे कहा, इन्होंने बताया है कि बच्चों के अंदर सबसे पहले किसका विकास होता है? बच्चों के अंदर सबसे पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है। बच्चों के अंदर क्या आता है? बच्चों के अंदर सबसे पहले विचार का विकास होता है, फिर भाषा का विकास होता है। इनकी एक पुस्तक है जिसमें लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड का जिन्होंने प्रकाशन किया, इन्होंने कहा कि सबसे पहले विचार आता है, फिर भाषा, अर्थात विचार रूपी सड़क पे भाषा रूपी गाड़ी चलती है। बच्चों के अंदर सबसे पहले विचार का विकास होता है, फिर उसके बाद भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो इन्होंने इसको भी 2 भागों में बांट दिया। इस 2 भागों में पहला है अहम केंद्रित भाषा, दूसरा है सामाजिकृत भाषा। अहम केंद्रित भाषा क्या होती है? अब आपसे पूछ देगा कि अहम केंद्रित भाषा और सामाजिकृत भाषा में अंतर क्या है, किसमें पाया जाता है। देखो
अहम केंद्रित जो भाषा होती है वह हमेशा शैशवावस्था में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? शैशवावस्था में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जीन पियाजे के किस चरण में या जीन पियाजे की किस किस क्षेत्र में अहम केंद्रित भाषा पाई जाती है? तो किस में पाया जाता है? किस चरण में? शैशवावस्था में पाया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा सामाजिकृत भाषा जीन पियाजे के किस अवस्था में आती है? तो जो सामाजिकृत भाषा होती है, जो समाज से सीखता है, वो बच्चा किस में आता है हमारा? वो आता है हमारा बाल्यावस्था में। ये याद रखना, अहम केंद्रित भाषा किस में आती है? शैशवावस्था में। सामाजिकृत भाषा किस में आती है? बाल्यावस्था में। ठीक है, तो आज जीन पियाजे का इतना टॉपिक था। अब हम इसके आगे का जो दूसरा टॉपिक है हम पढ़ते हैं लेव वाइगोत्स्की। हम किसका पढ़ते हैं? कोहल वर्ग का सिद्धांत। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोहल वर्ग का सिद्धांत। ठीक है, तो बाल मनोविकास बाल मनोविज्ञान का यह दूसरा टॉपिक है कोहल वर्ग का सिद्धांत। कोहल वर्ग एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इनके बारे में मैं बता रहा हूं। कोहल वर्ग एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चों की नैतिक तर्कड़ा पे अपना सिद्धांत दिया था। नैतिक तर्कड़ा या नैतिक विचार, नैतिक तर्कड़ा पे इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या किया था कि जितने भी प्रयोग किए थे सब लड़कों पे किए थे, उसमें फीमेल का कोई रोल नहीं था। और जिस व्यक्ति पे इन्होंने प्रयोग किया था उसका नाम था हिंज। जिस व्यक्ति पे इन्होंने प्रयोग किया था उसका नाम था हिंज। जबकि कोहल वर्ग का कोई नया प्रयोग नहीं है। कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे के सिद्धांत को ही मॉडिफाई किया था इन्होंने। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का ही मॉडिफिकेशन है, मतलब उसका उन्होंने एक अच्छे से इंप्लीमेशन किया, उसी को ही लॉरेंस कोहल वर्ग का सिद्धांत कहते हैं। जो कोहल वर्ग का सिद्धांत है, इन्होंने नैतिक दुविधा, उसको क्या कहते हैं? मोरल डायलेमा। क्या कहते हैं? मोरल डायलेमा, यानी कि नैतिक दुविधा का सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक तर्क यानी मोरल रीजनिंग, मोरल डायलेमा पे ही अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनके बारे में रहा है कि इनका जो एक व्यक्ति था, मैंने कहा जो व्यक्ति था, इन्होंने सबसे उनका जो प्रयोग किया था, वो व्यक्ति का नाम क्या था? हिंज। उस व्यक्ति का क्या नाम था? हिंज। इन्होंने जो प्रयोग किया था उस व्यक्ति का नाम था हिंज। ठीक है, दूसरा रहा है कि इस प्रयोग में उन्होंने सिर्फ केवल बालक वर्ग को ही शामिल किया, बालिकाओं को नहीं किया। बालक वर्ग को शामिल किया और बालिकाओं को नहीं शामिल किया। और वो बालक वर्ग जो शामिल थे वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक थे? 10 से 16 वर्ष तक की, 10 से 16 वर्ष तक की थे। ठीक है, उसके बाद कोहल वर्ग का जो नैतिक तर्क, नैतिक चिंतन का विस्तार है, वो हमारा ये बताता है, कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो हमारा ये बताता है कि जो बच्चों के अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है, बच्चों के अंदर सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? हमेशा वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों के अंदर सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, लॉरेंस कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो ये चर्चा करता है कि जो विभिन्न स्तरों पर बच्चों का जो सोचने की क्षमता होती है, विभिन्न स्तरों पर नैतिक तर्कड़ा वो हमेशा अलग ही होती है। क्या होती है? विभिन्न स्तरों पर अलग अलग होती है। ठीक है, तो लॉरेंस कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है, लॉरेंस कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है, इनके भी 3 चरण हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो कितने हैं? इनके भी 3 चरण हैं। ठीक है, लॉरेंस कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है उनके भी 3 चरण हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहले इनका जो चरण है उसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। अब बता रहे, जो पहला चरण है उसका नाम होता है पूर्व नैतिक चरण। क्या नाम है इनका? जो पहला चरण है इसका नाम है पूर्व नैतिक चरण, पूर्व परंपरावादी चरण या पूर्ण रूढ़िवादी चरण। कौन कौन सा चरण है? पूर्व नैतिक चरण भी नाम कहते हैं, पूर्व परंपरावादी चरण भी कहते हैं, पूर्व रूढ़िवादी चरण कहते हैं, या इसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल। क्या कहते हैं? प्री कन्वेंशनल, यानी कि इसका जो एज होता है वो 4 से 10 साल तक का होता है। कितना होता है? इसका जो एज होता है वो कितना होता है? 4 से 10 साल तक का होता है। ठीक है, तो इन्होंने नैतिक दुविधा के बारे में बताया कि इसमें जो इस केस में आता है, इस केस में बच्चों के अंदर, इस केस में जो प्री कन्वेंशनल होता है, जो हमारा प्री कन्वेंशनल होता है, पूर्व नैतिक चरण होता है, उसमें बच्चों के अंदर जो नैतिक दुविधा होती है, बच्चों के अंदर जो नैतिक दुविधा होती है, ठीक है, बच्चों के अंदर जो नैतिक दुविधा होती है वो एक होती है अहम केंद्रित, दूसरा होता है दंड एवं आज्ञा का पालन।
क्या होती है? अहम केंद्रित और दंड एवं आज्ञा का पालन। अब अहम केंद्रित क्या होता है? अहम केंद्रित होता है जिसमें बच्चों के अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती है। अहम केंद्रित होता है जिसमें बच्चों के अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती है। नैतिकता का मतलब कई सारे खिलौने रखे हैं तो बच्चा सोचेगा मैं ही ले लूं, किसी और को ना दूं। तो अपने अंदर इस तरीके की जो भावना होती है, अहम केंद्रितता की भावना, वो आती है हमारे किसमें? पूर्व नैतिक चरण में आती है। कोहल वर्ग के अनुसार, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार बच्चों के अंदर अहम केंद्रितता की जो भावना पाई जाती है वो किसमें आता है? प्री कन्वेंशनल में आता है, यानी पूर्व नैतिक चरण में आता है, जिसका कार्य जितना एज होता है वो कितना होता है? 4 से 10 साल। ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है दंड एवं अपराध का पालन। जैसे इसमें नैतिकता बच्चों के अंदर खुद से नहीं आती है। दंड एवं आज्ञा का पालन, इसमें नैतिकता बच्चों के अंदर खुद से नहीं आती है, यानी कि बच्चों के अंदर जो नैतिकता लाने के लिए किसी वह कारक का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसको मारना, पीटना, डांटना, जिससे डर से उसके अंदर नैतिकता है, वही हमारा क्या होता है? दंड एवं आज्ञा पालन का। दंड एवं आज्ञा पालन का, इसमें नैतिकता कहाँ से आती है? नैतिकता नहीं होती है, लेकिन ये कहीं बाहर से लानी पड़ती है। तो इस तरीके का जो होती है, यानी कि लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में इस प्रकार लॉरेंस कोहल वर्ग में इस प्रकार की जो दुविधा होती है वो हमारी आती पूर्व नैतिक चरण या पूर्व परंपरावादी चरण में आती है। ठीक है। अब दूसरा इसका है, दूसरा जो है, देखो इसके कुछ उदाहरण हम आपको बता दें। इसका उदाहरण ये है, जैसे अच्छा काम करने के लिए पुरस्कृत होना, दंड एवं पुरस्कार की चीज की बारे में बात बता दूं। अच्छा काम के लिए पुरस्कृत होना, तो क्या हमारा अच्छे काम के लिए पुरस्कृत होना, तो नैतिकता कहां से आएगी? अच्छे काम के लिए पुरस्कृत होना, नैतिकता कहां से आएगी? बाहर से ही आएगी, दंड पुरस्कार से ही आएगा। बुरा काम के लिए गलत यानी दंड देना, इसकी नैतिकता कहां से आएगी? बाहर के लिए आएगी। अच्छा काम करेगा तो पुरस्कार मिलेगा, गलत काम करेगा तो उसको दंड मिलेगा। ठीक है। तीसरा, इन दोनों अवस्थाओं में ये बच्चा नैतिकता सीखेगा। कहां से सीखेगा? हमेशा नैतिकता आएगी कहां से? बाहर से आती है। कहां से आती है? नैतिकता हमेशा बाहर से आती है। ठीक। अब कुछ प्रश्न, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसे हैं कि पहले क्वेश्चन यह है कि लॉरेंस कोहल वर्ग की वह कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिकता का अभाव रहता है? लॉरेंस कोहल वर्ग की वह कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिकता का अभाव रहता है? अभी हमने आपको बताया कि जो प्री कन्वेंशनल होता है उसकी प्री कन्वेंशनल होते हैं। ये देखिए नैतिकता का अभाव, प्री कन्वेंशनल पूर्व नैतिक चरण, इसमें क्या होती है? अहम केंद्रित, यानी नैतिकता नहीं होती है। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लॉरेंस कोहल वर्ग की वह कौन सी अवस्था है जिसे नैतिकता का अभाव रहता है? तो नैतिकता का अभाव किसमें रहता है? पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरावादी चरण में होता है। ठीक। दूसरा प्रश्न, लॉरेंस कोहल वर्ग की वह अवस्था जिसमें नैतिकता बाहर से आती है, वह कौन सा, किस चरण में आती है? किस में आती है? हमने क्या बताया था कि नैतिकता यहाँ पे क्या होती है? बाहर से आती है, और वो बाहर से चाहे वो दंड से हो या पुरस्कार से हो। तो क्वेश्चन पूछा है कि लॉरेंस कोहल वर्ग की वह अवस्था जिसमें नैतिकता बाहर से आती है वो किस चरण में आती है? प्रथम चरण में आती है। और कहां से आती है? दंड एवं आज्ञा पालन से आती है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहल वर्ग की वह अवस्था जिसमें बच्चे का निर्णय मिलने वाले संभावित दंड से होता है, वो किस चरण में होता है? पहले चरण में होता है। किस में होता है? प्री कन्वेंशनल, यानी कि पहले चरण में होता है। ठीक है। हमने आपको ये बताया ना कि दंड एवं पुरस्कार से जो चीजें संभव होती हैं किसमें होती हैं? पहले चरण में आती हैं। ठीक है। दूसरा, लॉरेंस कोहल वर्ग का जो दूसरा है उसको कहते हैं रूढ़िवादी या परंपरावादी नैतिक चरण। कौन सा होता है? रूढ़िवादी परंपरावादी चरण या नैतिक चरण, उसी को कहते हैं कन्वेंशनल। देखो ये गलत हो गया है यहाँ पे, ये हो गया कन्वेंशनल। ठीक है। रूढ़िवादी चरण, परंपरावादी चरण, नैतिक चरण, यानी कि कन्वेंशनल चरण। इसका एज कितनी होती है? 10 से 13 वर्ष तक। कितना होता है? 10 से 13 वर्ष तक का। यानी कि रूढ़िवादी चरण, परंपरावादी चरण, नैतिक चरण, इसका जो समय होता है 10 से 13 वर्ष तक का होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें नैतिक दुविधा, कोहल वर्ग ने बताया है कि इसमें जो नैतिक दुविधा, नैतिक तड़कड़ा होती है, क्या होती है? नैतिक दुविधा या नैतिक तड़कड़ा होती है, वो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने से होता है या कानून एवं व्यवस्था से होता है। ठीक है। अच्छा लड़का या अच्छा लड़की से कैसे होता है? जैसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की जो प्रवृत्ति होती है, लॉरेंस कोहल, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि लॉरेंस कोहल वर्ग का वह कौन सा चरण है जिसमें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने का गुण दिखाया जाता है?
या पाया जाता है। तो कौन सा अवस्था है? दूसरा चरण, किसमें है? रूढ़िवादी चरण या परंपरावादी चरण या नैतिक चरण, जिसका एज कितना होता है? 10 से 13 वर्ष तक होता है। ठीक है। दूसरा पूछ देगा कि लॉरेंस कोहल वर्ग के उस चरण के बारे में बताइए जहां पे कानून एवं व्यवस्था अव्यवस्था होती है। तो कौन सा होती है वो होती है हमारा दूसरा चरण, यानी कि रूढ़िवादी और परंपरावादी चरण होता है। ठीक है। अब अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कैसे होगा? या तो उसको अनुकरण या प्रशंसा से मिले। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की किससे मिले? अनुकरण या प्रशंसा से मिले। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अनुकरण या प्रशंसा से मिले। ठीक है। दूसरा होता है स्वयं से बनना चाहता है बच्चा। अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, जैसे अगर किसी भी कॉलोनी में कोई बच्चा 12th पास हो गया तो उसके पापा ने उसको स्कूटी दिलाई, तो उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर भावना आई कि मुझे अच्छा लड़का भी बनना है अपने पापा की नज़रों में, तो मुझे भी प्रयास करना पड़ेगा। यानी बच्चों के अंदर इस प्रकार का जो गुण आता है वो आएगा हमारा अनुकरण एवं प्रशंसा से आएगा। ठीक। दूसरा आता है स्वयं से बनने की इच्छा। कोई बच्चा आ गया, उसने सोच लिया नहीं मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, तो बच्चों के अंदर इस तरीके की जो प्रेरणा आती है वो आती है हमारी कहाँ से? वो बच्चों के नैतिक दुविधा, वो आती है हमारा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की के भावना से ही आती है। तीसरा, नैतिकता समाज से आती है। ये सच है, बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास समाज से होता है। अच्छा बुरा भला अच्छा सब कुछ समाज से ही बच्चा सीखता है और उसी तरीके से बच्चा अनुकरण करता है। ठीक है। तीसरा, कानून एवं अवस्था, कानून एवं व्यवस्था। ठीक है। कानून एवं व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं तो इस तरीके का जो चरण होता है, ठीक है, इस तरीके का कानून एवं व्यवस्था, जैसे अगर आप किसी ट्रैफिक से जा रहे हो, ठीक है, और उसका रेड सिग्नल आपको तोड़ना नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा? नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे सिग्नल नहीं तोड़ना है, मुझे कानून के नियम को नहीं तोड़ना है, तो उस कानून के नियम को न तोड़ते बच्चा क्या करेगा? बच्चा हमेशा कानून के दायरे में रहेगा, आत्मनिर्भर एवं कानून के अंदर में दायरे में रहेगा। तीसरा, कानून का पालन करना चाहेगा, चाहे वह गलत हो सही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके का जो तर्कड़ा होती है, नैतिक तर्कड़ा होती है कि कानून का पालन करना चाहे वो गलत या सही हो, इस तरीके की जो नैतिक तर्कड़ा होती है वो हमेशा किस में आती है? वो आती है रूढ़िवादी चरण यानी परंपरावादी चरण, यानी किस में आती है? 10 से 13 वर्ष। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कानून का पालन करना चाहे वो सही हो या गलत हो, कानून का पालन करना चाहे वो सही हो गलत, बच्चों के अंदर किस चरण में आता है? तो हमारा आ जाएगा रूढ़िवादी चरण, परंपरावादी चरण या नैतिक चरण में आ जाएगा। ठीक है। आपसे पूछ देगा कि नैतिकता समाज से आता है, बच्चों के अंदर लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस चरण में आता है? हमारे दूसरे चरण में आता है, यानी कि रूढ़िवादी चरण या परंपरावादी चरण में आता है। ठीक। आपसे पूछ देगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की होने का जो गुण पाया जाता है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के किस चरण में पाया जाता है? तो वो लॉरेंस कोहलबर्ग के हमेशा दूसरे चरण रूढ़िवादी चरण में पाया जाता है। ठीक है। तीसरा, इनका जो तीसरा है, इनके कुछ क्वेश्चन की बात मैं कर लेता हूं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर फक्र करेंगे, यह किसका सिद्धांत है? अगर आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता फक्र करेंगे, यह किसका सिद्धांत है? क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। तो किसका सिद्धांत है? लॉरेंस कोहलबर्ग का रूढ़िवादी या परंपरावादी सिद्धांत का है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन तो इसमें है नहीं। ठीक है। तीसरा, मैं तीसरे की बात कर रहा हूं। तीसरा है आपका उत्तर पारंपरिक अवस्था या उत्तर रूढ़िवादी अवस्था। उत्तर पारंपरिक अवस्था या उत्तर रूढ़िवादी अवस्था या उत्तर नैतिक चरण। लॉरेंस कोहलबर्ग का यह तीसरा चरण सबसे अंतिम चरण है। लॉरेंस कोहलबर्ग का यह तीसरा चरण और अंतिम चरण है जो 13 से 16 साल की अवस्था तक होता है। कितने बच्चों का कितना एज है? 13 से 16 साल। कितना है? 13। यही पूछ लेगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग का कि जो नैतिक तर्क का सिद्धांत है उसके अंदर उत्तर पारंपरिक अवस्था उत्तर रूढ़िवादी अवस्था का कितना एज है? 13 से 16 साल। या आप पूछ लेगा नैतिक दुविधा के अंतर्गत सामाजिक अनुबंधन, सार्वभौमिक नैतिकता, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं हमारे उत्तर पारंपरिक अवस्था। अब हम बताते हैं सामाजिक अनुबंधन क्या होता है और सार्वभौमिक सामाजिक अनुबंधन क्या होता है, सार्वभौमिक नैतिकता क्या होती है। देखिए सामाजिक अनुबंधन क्या होता है? सामाजिक अनुबंधन का मतलब यह होता है कि
सिर्फ सामाजिक अनुबंधन का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है कोई भी काम करने के लिए कोई ना कोई शर्त रखेगा, जैसे आप हमारी मदद करो तभी मैं आपकी मदद करूंगा। यानी कि सामाजिक अनुबंधन में बच्चा क्या रहता है, स्वार्थी होता है। क्या होता है, स्वार्थी की भावना रहती है। क्या होता है, स्वार्थी की भावना। बच्चों के अंदर स्वार्थ की भावना का विकास किसके अंतर्गत आता है, सामाजिक अनुबंधन में। यह सामाजिक अनुबंधन किस में आता है, उत्तर प्रारंभिक अवस्था या उत्तर रूढ़िवादी अवस्था में आता है। किस में आता है, उत्तर पारंपरिक अवस्था और उत्तर रूढ़िवादी अवस्था में आता है। ठीक है। दूसरा आता है सार्वभौमिक नैतिकता। क्या आता है, सार्वभौमिक नैतिकता। ठीक है। लॉरेंस कोहल वर्ग का जो तीसरा चरण है, उत्तर पारंपरिक अवस्था या उत्तर रूढ़िवादी अवस्था, इस अवस्था में जो सार्वभौमिक नैतिकता होती है, इसमें बच्चा क्या होता है, वसुधैव कुटुंबकम मानता है। वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब मेरा फायदा हो या ना हो लेकिन सबका फायदा हो, इस तरीके की अगर प्रवृत्ति बच्चा रखता है तो हमेशा वो किस में आता है, सार्वभौमिक नैतिकता में आता है। और यह जो नैतिकता आती है, दोनों आती है उत्तर पारंपरिक अवस्था या रूढ़िवादी अवस्था में। आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा, बच्चे के अंदर सामाजिक अनुबंधन का विकास किस चरण में आता है, उत्तर पारंपरिक अवस्था। बच्चों के अंदर सार्वभौमिक नैतिकता किस में आती है, उत्तर पारंपरिक अवस्था या उत्तर रूढ़िवादी अवस्था में आती है। ठीक है। तो इस तरीके से आज हमारा दोनों टॉपिक जो है कवर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।